मैं स्नेह हाउस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे प्रोग्राम में। स्नेह हाउस पिछले 14 वर्षों से स्व विकास की तालीम पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से भी अधिक लोगों को दे चुका है। मिस्टर संदीप गज्जर डॉक्टर स्नेह देसाई के खास दोस्त एवं स्नेह हाउस के मुख्य ट्रेनर हैं। मिस्टर संदीप गज्जर ने अपने करियर का सफर विश्व विख्यात कंपनी यूरेका फॉर्ब्स में 1993 में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में शुरू किया था। यूरेका फॉर्ब्स में हजारों सेल्स एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद सिर्फ संदीप गज्जर को 1 महीने के अंदर बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव का खिताब मिला। 1.5 साल में ही वे सुपरवाइजर बन गए और 6 वर्ष में तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया। वर्ष 2000 में जब कंपनी ने भारत के बाहर पैर फैलाने की सोची, तब संदीप गज्जर को दुबई, शारजाह और अबू धाबी में एक्सपोर्ट डिवीजन के काम के लिए भेजा गया। इसके अलावा कंपनी में काम करते समय उन्हें अनेक अवार्ड, मेडल और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने सेल्स, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ट्रेनिंग व मोटिवेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। कंपनी में 16 सालों में वे डोर टू डोर सेल्स एग्जीक्यूटिव से बढ़कर गुजरात राज्य के डिविजनल हेड बन चुके थे। तब एक सामान्य इंसान जिंदगी में सेटल होने की सोचेगा और तभी उन्होंने निर्णय लिया अपने इस अनुभव से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का। उन्होंने एक झटके में डिविजनल हेड का पद और यूरेका फॉर्ब्स जो 1000 करोड़ का टर्नओवर करती थी उसे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने देश के सबसे कम उम्र के विख्यात ट्रेनर डॉक्टर स्नेह देसाई से हाथ मिलाया और आज वे स्नेह हाउस के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वे स्नेह एकेडमी द्वारा आयोजित ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में अब तक 200 से भी ज्यादा ट्रेनर्स तैयार कर चुके हैं। ट्रेनिंग के क्षेत्र में फुल टाइम कदम रखते ही श्री संदीप गज्जर ने गुजरात सरकार के अनेक विभागों, बैंकिंग के क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अनेक बड़ी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्टर्स, नेटवर्किंग सेक्टर्स और कॉर्पोरेट कंपनीज में अब तक ट्रेनिंग दी है। वे जिन विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं वे हैं एटीट्यूड, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल, सेल्स एंड मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड अचीविंग, assertiveness ट्रेनिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, कोचिंग एंड काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, सेल्फ एम्पावरमेंट और पीक परफॉर्मेंस। इसके साथ ही उनके 2 दिवसीय वर्कशॉप हैं माइंड पावर फॉर कॉर्पोरेट, माइंड पावर इन एक्शन, कमांडो ट्रेनिंग गो डायमंड फॉर नेटवर्कर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, NLP और मनी मैट्रिक्स। आज एक और जहां डॉक्टर स्नेह देसाई माइंड पावर के प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं श्री संदीप गज्जर व्यवसाय व कॉर्पोरेट संबंधी प्रोग्राम कर रहे हैं। श्री संदीप गज्जर के प्रोग्राम इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनको अटेंड करने वाले बन जाते हैं बॉस या मैनेजर से लीडर, एम्प्लॉइज से एंटरप्रेन्योर, आलसी से परिश्रमी, सामान्य सेल्समैन से स्टार सेल्समैन, छोटे व्यापार से बड़े कॉर्पोरेट हाउस के मालिक। तो आइए अब तैयार हो जाइए आपकी जिंदगी में वही बदलाव लाने के लिए। हम तालियों से स्वागत करते हैं संदीप गज्जर का। Hi friends, welcome to this video on Mind Mastery. Mind Mastery ये शब्द जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अगर आप इसे समझ लेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त बदलाव ला सकता है। माइंड और मास्टरी ये सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चला माइंड पावर के वर्कशॉप में, ठीक है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर स्नेह देसाई का वो 2 दिन का माइंड पावर का वर्कशॉप नहीं किया। झटका लगा, ऐसे ही झटके लगने वाले हैं 2 दिन में, ठीक है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे यहाँ पर काफी लोग हैं जिन्होंने माइंड पावर वर्कशॉप किया है और कुछ लोग हैं जिन्होंने वो वर्कशॉप नहीं किया। वेल, अगर आपने माइंड पावर वर्कशॉप किया है तो अच्छा है,
क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कुछ ऐसी टेक्निक्स जो उस वर्कशॉप में करवाई जाती थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो रियल टेक्निक क्यों आप पर अप्लाई किया गया था, क्यों आपको उससे फायदा हुआ, उसका आप रेसिपी समझने वाले हैं। सो बेनिफिट है आपको अगर आपने माइंड पावर वर्कशॉप किया है तो, और अगर माइंड पावर वर्कशॉप नहीं किया है तो और ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोरे कागज पर लिखना हमेशा अच्छा होता है, राइट? सो बोथ वेज यू आर एट द बेनिफिट, राइट? ये वर्कशॉप के बारे में पहले आपको कुछ बता दूं। दिस वर्कशॉप इज अ टोटली प्रैक्टिकल वर्कशॉप, राइट? आप काफी इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे एक दूसरे के साथ। यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर। सफलता के लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज, यानी कि ज्ञान। नॉलेज में कोई पावर नहीं होता, लेकिन नॉलेज बहुत पावरफुल है। फिर से मैं कह रहा हूं, नॉलेज में कोई पावर नहीं होता, लेकिन नॉलेज बहुत पावरफुल है। नॉलेज इतना पावरफुल है कि अगर उसे आप अप्लाई करते हैं देन यू कैन गेट ग्रेट रिजल्ट्स, राइट? सो दूसरा जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि हमारी सोच, हमारा थिंकिंग। हम कोई भी परिस्थिति में कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, कितना प्रोग्रेसिव सोच सकते हैं, कितना आगे के लिए सोच सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। यानी कि एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने माइंड पावर वर्कशॉप किया है तो आपको पता है कि माइंड पावर या पॉजिटिव थिंकिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ये कितना जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, क्या ये दोनों से आपका काम चल जाएगा? यस या नो? तो और क्या फिर आपको चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? सो द थर्ड एस्पेक्ट रिक्वायर्ड इज स्किल। माइंड पावर करने के बाद इंसान ये तो जरूर सोचता है कि मैं अपनी दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन क्या सही में दुनिया बदलती है? दुनिया वही है, कोलकाता शहर वही रहता है। इंसान ने अपनी दुनिया अपने दिमाग में बदली हुई है, लेकिन बाहर की दुनिया तो वैसी ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स को लाना बहुत जरूरी है, और वही स्किल्स बेस्ड ये प्रोग्राम है माइंड मास्टरी। ठीक है? वैसे मैं आपको बता दूं, आपने अगर माइंड पावर वर्कशॉप किया है और आप माइंड मास्टरी में आए हैं तो कंपैरिजन प्रैक्टिकल टर्म्स में इतना ही कहूंगा कि आप 3 इडियट्स देख कर आए हैं और अभी गुजारिश देखने बैठे हैं, बट प्रॉमिस करता हूं कि ये गुजारिश 3 इडियट से कम नहीं रहेगा, राइट? सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, इस वर्कशॉप का नाम क्या है? माइंड मास्टरी। माइंड मास्टरी, मास्टरी लाना है किस फील्ड में? वो कौन लाएगा? माइंड। वो भी तो कौन लाएगा? माइंड नहीं लाएगा ना माइंड में मास्टरी। तो माइंड को जो काम करना है ना, वो डबल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन डबल। तो होगा क्या, जैसे वर्कशॉप चल रहा है और आप बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं और अचानक लगेगा यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे वर्कशॉप के लिए बहुत काम का है, और आपके माइंड में पॉपअप होगा, यू विल डू लाइक दिस। हो सकता है कि आपके आसपास जो 8-10 लोग बैठे हैं ना, उसमें सिर्फ आप ही ने ऐसा किया। अब उससे क्या होगा? मुझे तो पता है कि उस पॉइंट में कुछ पॉपअप होने जैसा था। तो जिन लोगों का ये माइंड पॉप हुआ, सही में उनका आईक्यू थोड़ा ज्यादा है, ये मुझे तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या फायदा होगा वो बताओ। कोई इंसान ऐसा बैठा है, उसे कुछ नहीं पता चला क्या हुआ, लेकिन बाजू में कोई पॉपअप हुआ, ये सोचेगा कुछ तो गया, कुछ तो गया जो मेरे अंदर नहीं गया। एक प्रॉमिस आप लोगों से करना चाहता हूं कि 2 दिन तो छोड़ो, 2 दिन तक राह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज दोपहर तक मैं आपकी जिंदगी को मोस्ट अनकंफर्टेबल बना देने वाला हूं।
तो मैं आपका पूरा काम करने का तरीका, आपका कंफर्ट जोन जो है उसे तोड़ने वाला हूँ। आज दोपहर तक तो आपको है ना अपने बारे में काफी सवाल उठने लगेंगे। आप जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा जानते हैं अपने आप को, उसके बारे में भी आपके काफी सवाल उठने लगेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू वन मोर थिंग कि आज शाम को जब आप घर जाएंगे, आज शाम को जब आप घर जाएंगे तो जिस घर के मेंबर्स के साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं उनको भी देखने की नजर आपकी बदल जाएगी। बोले यही मेरी वाइफ देखने दे, यही मेरा बच्चा है देखने देना उनसे। क्यों? क्योंकि अब आप किस नजर से देखेंगे? आप माइंड के पर्सपेक्टिव के साथ हर एक व्यक्ति को देखना शुरू कर देंगे। फाइन, सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। अब What is NLP? NLP is a new attitude, जैसा कि आप देख रहे हैं। एटीट्यूड का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, सोचने का एक तरीका। So NLP is a new attitude, यानी कि हम किस तरह से सोचते हैं, तो सोचने का एक टोटली नयापन हम में आएगा। सोचने का तरीका जो हमारा है वो बदलने वाला है by today afternoon. So you are going to change the way of thinking. आपका एक प्रोग्रामिंग, आपका जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन, उसका प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होगा कि आपका थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा। राइट? NLP is a new methodology. अगर सोच बदलेगी तो उसके साथ साथ काम करने का तरीका भी बदलने लगेगा। राइट? और आप देख सकते हैं NLP has evolved as a latest technology. It's a total latest science जो कि ब्रेन के फील्ड में आया हुआ है। ये कोई 100 साल पुराना कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन नहीं है। It is just some 40 years old thing जो कि अभी 1970s से इसकी शुरुआत हुई है। राइट? सो टोटली द थिंग्स आर न्यू। इट्स अ न्यू थिंकिंग, न्यू मेथोडोलॉजी एंड अ वेरी न्यू कंसेप्ट। ठीक है? जब मैं इतना सारा न्यू 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 ये सब आपको कह रहा हूँ तो एक बात मुझे याद आ रही है। आज से कई साल पहले एक फैमिली में जब लड़की की उम्र शादी लायक होती थी तो माँ बाप अपनी लड़की से कहते थे कि बेटी तू अगर अपने लिए जीवन साथी ढूंढे तो ये ध्यान रखना कि वो अपने जाति का होना चाहिए, जाति का। राइट? लेकिन जमाना कुछ आगे बढ़ा, समय बदलता गया, फिर माँ बाप अपनी लड़की से कहते हैं कि शादी के लिए अगर तू जीवन साथी ढूंढे, देख अपने जाति का होगा तो ठीक है, नहीं होगा एटलीस्ट अपने धर्म का होना चाहिए, धर्म का। कुछ और साल बीतते गए, जमाना और आगे बढ़ता गया, फिर माँ बाप अपनी लड़की से कहते हैं शादी के लिए जीवन साथी ढूंढे, जाति का ना हो चलेगा, धर्म का ना हो चलेगा, एटलीस्ट तुम्हारे रंग रूप का तो होना चाहिए, वैसा तो दिखना चाहिए, ही शुड मैच विथ यू। कुछ और साल बीतते गए, माँ बाप अपनी लड़की से कहते हैं कि शादी के लिए जीवन साथी पसंद करे, जाति का ना हो चलेगा, धर्म का ना हो चलेगा, रंग रूप का ना हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इंडियन होना चाहिए बोले, ताकि यू विल बी इन इंडिया, हम मिलते रहेंगे, समथिंग समथिंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि माँ बाप अपनी लड़की से कहते हैं कि शादी के लिए अगर तुम जीवन साथी पसंद करो, जाति का ना हो चलेगा, धर्म का ना हो चलेगा, रंग रूप का ना हो चलेगा, इंडियन ना हो चलेगा, लड़का जरूर पसंद करना है। So, I mean, इतना मॉडर्न भी हम नहीं जाने वाले हैं, डोंट वरी। राइट? लेकिन कहने का मतलब द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस और हम सभी लोग उस पेस को मैच करने के लिए या उस पेस से आगे जाने के लिए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड माइंड मास्टरी। तो आइए समझते हैं पहले उसका फुल फॉर्म। NLP फुल फॉर्म क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है? क्या है? देखो क्या होता है, 2 दिन के बाद है ना, ये कोई संजय, रमेश, राहुल वैसा नाम नहीं है जो याद रहेगा। ठीक है? ये बहुत ही भयंकर नाम है। अब क्या होगा, कोई मिलेगा ना शाम को या 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद तो बोल सकेंगे, बोले कौन सा वर्कशॉप किया? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसको वैसे ही आधा चक्कर आ जाएगा। ठीक है? तो माइंड का आधा काम तो हो गया, समझ गया? So this is what you need to understand. Remember certain कुछ 8-10 वर्ड है जो कंसेप्ट के जो आपको याद रखने हैं and then we can learn so many things. So न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पहले इसे समझते हैं। पहला जो वर्ड है वो क्या है? न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ। जिस तरह से बॉडी में सेल्स होते हैं उस तरह से न्यूरॉन्स एक वर्ड है जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि इतना तो पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है।
राइट। दूसरा वर्ड है लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज। हम किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, उस लैंग्वेज का ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है, क्या बोलने से हम जो चाहते हैं वो काम होता है, क्या बोलने से जो हम चाहते हैं वो काम नहीं होता। यानी अल्टीमेटली किसी के ब्रेन तक अगर आपको पहुंचना है तो हम किस बात का सहारा लेते हैं, लैंग्वेज का। यस और नो? हम किसी भी बात को किसी के दिमाग तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही माध्यम, एक ही मीडियम, एक ही मीडिया है हमारे पास, एंड दैट इज लैंग्वेज, राइट। सो ये तो पता चला कि ब्रेन का सब्जेक्ट है लैंग्वेज, जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज का ब्रेन पर क्या इंपैक्ट होता है। और तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग, यानी कि ब्रेन, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग तीनों को अगर कंबाइन करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एनएलपी का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिससे कि ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है। अब आइए समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो लोगों के फोटोग्राफ्स स्क्रीन के नीचे दिए गए हैं, राइट। एक का नाम है रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम है जॉन ग्रिंडर, राइट। ये दो लोग हैं जिन्होंने माइंड मास्टरी की शुरुआत की, एनएलपी। अब 1970s में रिचर्ड बैंडलर, जो कि एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, और जॉन ग्रिंडर, जो कि एक लैंग्वेज प्रोफेसर थे, ये दो मिले। ये दो जब मिले तो दोनों का सब्जेक्ट और इंटरेस्ट कॉमन था। तो दोनों ने क्या सोचा कि हम माइंड को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके फंक्शनल पार्ट को हम समझेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकलिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल, समझने की कोशिश करो। अगर हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो क्या जरूरी है हमें यह सीखना कि गाड़ी का इंजन कैसे ऑपरेट होता है, यस या नो? नॉट नेसेसरी। अगर हम मोबाइल को ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो क्या जरूरी है कि मोबाइल कैसे बना, किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, क्या वेव्स है, क्या फ्रीक्वेंसी, उसे जानना जरूरी है? डू यू थिंक वी शुड नो दैट? नो। हम सिर्फ अगर उसके बेसिक ऑपरेशंस को जान लेंगे तो वी कैन ऑपरेट द इक्विपमेंट, यस और नो? तो इन्होंने क्या सोचा कि सालों से लोग माइंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि वैसे इंसान भी उसको बहुत समझ नहीं पाया। तो उसके टेक्निकलिटीज को अगर समझेंगे कि क्या उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उसमें कौन से केमिकल्स आते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, तो इंसान कभी भी माइंड को समझ पाएगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल यानी कि ये काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग इसका समझते हैं। तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने क्या किया, उनके शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, ग्रेगरी बेटसन, मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया सटायर, फ्रिट्ज पर्ल्स, ये जो जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वो जब लोगों के साथ काउंसलिंग करते थे तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर बैठे बैठे उनको देखते रहते थे। ऐसे कई केसेस, 2, 5, 10, 15, 20 नहीं, हजारों केसेस को वो सालों तक स्टडी करते रहे, और वो भी लीडिंग साइकोलॉजिस्ट के पेशेंट्स। हम अगर कोई बीमारी हमें होती है तो पहले हम फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर उससे कुछ क्योर नहीं होता देन वी गो टू द स्पेशलिस्ट, यस और नो? तो ये जाने माने साइकोलॉजिस्ट से उनके पास ऐसे केसेस आते थे जो सालों से ठीक नहीं हो रहे थे, यानी कि ऐसे केसेस जो नॉर्मल लोग जिसे ठीक नहीं कर सकते थे, यानी एक्सपर्टीज, मास्टरी की जरूरत थी, वैसे केसेस इनके पास आते थे। तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने उन्हीं को स्टडी किया। अब देखो क्या होता था, साइकोलॉजिस्ट के पास नॉर्मली उन कंट्रीज में कैसे लोग जाते हैं, जैसे इंसान को कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ड्रिंकिंग, और वो अपनी आदत को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। सो वो साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है कि सर प्लीज हेल्प मी, कि जिससे कि मैं इन बुरी आदतों को छोड़ दूं। वो इंसान को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने आप को पेशेंट रखना चाहता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है। किसी के फैमिली में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, डाइवोर्स के सिचुएशंस है, तो दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ताकि वो उन दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवा सके।
या फिर फैमिली थेरेपिस्ट, या कोई अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है, बोले मैं बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, तो उसको कैसे मोटिवेट करना, उसके माइंड को कैसे वो कॉन्फिडेंस दिलाना, वो सब काम साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट का होता है। रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडल ने जब इन लोगों को स्टडी किया तो उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि दिमाग का काम करने का जो फंक्शनिंग पार्ट है ना, वो बहुत सिंपल है, कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। और फिर उन्होंने कभी भी वो टेक्निकलिटीज में नहीं गए और उन्होंने एक NLP करके एक लेटेस्ट साइंस या लेटेस्ट मॉड्यूल बनाया, जो कि आप देख रहे हैं, जो कि सेंसेस, हमारी इंद्रियां, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, न्यूरोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम और कम्युनिकेशन, ये सब पर आधारित होके उन्होंने पूरा एक NLP का मॉडल बनाया, NLP कंट्री यहाँ पर लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि इट्स ए टोटल न्यू मॉडल, और आज के जमाने में इसका इतना यूज हो रहा है हर एक फील्ड में, वेदर इट्स एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, सेल्स और रिलेशनशिप। अगर ये 5 एरिया में इंसान सफल हो जाए तो आई थिंक ही कैन बी वेरी हैप्पी इन लाइफ। यस और नो? राइट। सो कहने का मतलब ये 5 एरियाज में NLP का मैक्सिमम यूज हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये 5 एरिया ऐसे हैं जहां पर 2 लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं, राइट? एंड दैट इज हाउ NLP इज वाइडली यूज्ड नाउअडेज। अब आइए देखते हैं हाउ दिस वर्क्स। अब कुछ भी ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते थे, तो हम क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? लाइफ में जब जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तब हम अपने आप को पूछे, यार ऐसा क्यों हुआ, व्हाई? लेकिन माइंड मास्टरी जब आप सीखते हैं तो वो आपको कहता है लाइफ में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी, व्हाई? जब जब हम वो पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ, एक्चुअली उस घड़ी पर, उस मोमेंट पर वो परिस्थिति, वो सिचुएशन ऑलरेडी बीत चुकी है। यस और नो? यानी कि कुछ हो चुका है और आपका एक रिएक्शन है, आप रिएक्टिव स्टेट में कहते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, व्हाई, क्यों हुआ ऐसा? लेकिन व्हेन यू अंडरस्टैंड माइंड मास्टरी, व्हाई नहीं आएगा, अब आएगा व्हाट एंड हाउ। यानी कि मंडे सुबह से जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना, यू वुड हैव बिकम माइंड मास्टर्स। अब आप ऐसी नौबत के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए वेट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? अब आपको पता है यू आर अ माइंड मास्टर। आप क्या करेंगे, कोई भी काम करने से पहले यू विल बिकम प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है परिस्थिति के पहले ही आप एक्टिव हो जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे। और क्या सोचेंगे, व्हाट एंड हाउ। यानी कि अब आपको पता लगेगा कि मैं, जैसे राजेश यहाँ पर है, आपका दिमाग सोचेगा मुझे राजेश को कन्विंस करना है, तो मैं राजेश से क्या कहूंगा, किस तरह से कहूंगा ताकि राजेश वो करना शुरू कर दे जो मैं चाहता हूं। समझ गया? So you are going to be from a reactive state to a proactive state. अब वो हो सकता है एक पेरेंट अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं, या एक बच्चा अपने पापा को कन्विंस करना चाहता है, एक सेल्समैन अपने कस्टमर को कन्विंस करना चाहता है, तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस करना चाहती है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना चाहता है, या फिर कोई प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को कन्विंस करना चाहता है। एनीवेयर इट कैन बी यूज्ड, राइट? माइंड मास्टरी या अप्लाइड NLP, इसने हमें कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है उसके ऊपर लागू होते हैं, और हम चाहे या ना चाहे इसे स्वीकारना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। पहला नियम है, वी क्रिएट मैप्स फ्रॉम आवर सेंसरी एक्सपीरियंस, देन ऑपरेट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम आवर मैप्स। पहला ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इंसान अपनी जिंदगी वैसे जीता है जैसे उसके अनुभव होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इज, हाउएवर द मैप इज नॉट द टेरिटरी।
जो मान्यताएं, जो नक्शे हमारे दिमाग में है, जरूरी नहीं है कि दुनिया की हकीकत वो ही हो। कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों मैं इसके बारे में आपको देना चाहूंगा। जैसे कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम को हम देखें तो एक जमाना था जब यह माना जाता था कि सचिन, द्रविड़ और गांगुली, ये तीन लोग अगर हमारी टीम में है तो टीम कभी हार नहीं सकती। लेकिन आज की अगर हम टीम को देखें तो शायद ये तीनों में से सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही हमारी टीम में है और बाकी दो तो है ही नहीं। लेकिन उसकी जगह पे कितने नए प्लेयर्स आ चुके हैं, जैसे कि खुद हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स आ चुके हैं और आज हमारी टीम और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। यानी कि जो एक ज़माने में हमारी मान्यता थी कि यही तीन प्लेयर टीम को जिता सकते हैं, तो वो हकीकत नहीं है। सदियों पहले दोस्तों ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है लेकिन फ्लैट है। लेकिन सालों की ये मान्यता के बाद किसी ने ये प्रूव कर दिया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। जब वो सूर्य को देखते थे तो उन्हें लगता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के गोल घूमता है। लेकिन सालों की इस मान्यता के बाद इंसान ने यह प्रूव कर दिया कि पृथ्वी दरअसल सूर्य के गोल घूम रही है। तो ऐसी इतनी सारी मान्यताएं जो एक समय पर हकीकत थी, वो प्रूव हो गई कि वो जरूरी नहीं है कि वो ही हकीकत है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। और एक एग्जाम्पल दोस्तों, गाड़ी बनाने वाली कंपनी एम्बेसडर और फियाट ने सालों तक ये मान्यता के साथ चलते रहे कि जो मॉडल्स उन्होंने मार्केट में रखे हैं वो ही ज्यादातर पब्लिक को पसंद है। लेकिन मारुति जब मार्केट में आई तो ज्यादातर मार्केट शेयर मारुति ने ले लिया और इन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका मार्केट डाउन हो गया। यानी कि उनकी जो मान्यता थी वो हकीकत नहीं थी। दूसरा ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, एक इतनी ज़बरदस्त कंपनी थी जिसका बैलेंस शीट अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाया जाए तो वो ये रिपोर्ट देते कि इस कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त हो रहा है, आने वाले काफ़ी सालों तक इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आए उसके कुछ ही सालों के अंदर वो कंपनी जैसे कि बंद हो गई और आज कहीं पर भी उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिखता। वो कंपनी को आप और मैं, हम सब कोई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उसके ज़माने में वो बहुत ही पॉपुलर थी और वो कंपनी थी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सही पहचाना, उस कंपनी का नाम है HMT। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथों के ऊपर HMT की घड़ी होगी क्योंकि एक समय बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, लेकिन कंपनी ने अपनी सोच नहीं बदली तो वो उनका अस्तित्व जो मार्केट में था वो टोटली खत्म हो गया। यानी कि माइंड मास्टरी और NLP हमें इतना ही सिखाता है कि जो मान्यता के साथ हम जीते हैं जरूरी नहीं है कि वो ही हकीकत हो, और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और एक बात दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बाइक चलाने वाले जो लोग होते हैं उनकी एवरेज उम्र क्या होगी, तो आप कहेंगे 20 से लेके 40 साल। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर यही मान्यता के साथ वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी बाइक बनाने की कंपनी मार्केटिंग करती तो शायद वो कंपनी भी बंद हो जाती। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है दोस्तों हार्ली डेविडसन। अगर हार्ली डेविडसन का कस्टमर का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके 90% से भी ज्यादा कस्टमर्स की उम्र 50 साल से ज्यादा है। यस, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी की जो सोच थी कि यही एज के लोग बाइक चलाते हैं तो शायद वो वहां पे गलत हो जाता। यही समझना है दोस्तों कि जो मान्यता के साथ हम जिंदगी जीते हैं जरूरी नहीं है कि हकीकत है। एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मोबाइल शुरू हुए तब SMS के लिए भी एक सर्वे हुआ था कि क्या ऐसा सर्विस जहां पे आप टाइप करके किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज सके, ऐसा सर्विस मोबाइल में डालना चाहिए या नहीं। तो सर्वे ये आया था कि ये सर्विस कभी भी शुरू मत करना, क्योंकि जब इंसान कनेक्ट करके डायरेक्टली किसी से बात कर सकता है तो एक कैरेक्टर को टाइप करने के लिए वो एक बटन को 3 बार क्यों दबाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि अगर मुझे C टाइप करना है तो बटन को 3 बार जब मैं दबाऊंगा तब वो टाइप होगा। वो बात अलग है कि आज वो क्वार्टी पैड और वो सब कुछ आ गया है, लेकिन जब ये सर्वे हुआ था तब तो इसको टोटली रिजेक्ट किया गया था। लेकिन आज शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जब ये वीडियो को देख रहे हैं फिर भी उनका काम चालू है।
तो यही हमें जानना है दोस्तों कि जो हम सोच के चलते हैं जरूरी नहीं है कि वो हकीकत है। अब वो कीपैड को ही देख लीजिए। एक जमाना था कि जब लोग ऐसा सोचते थे कि अगर अल्फाबेट A to Z लाइन में किया जाए तो टाइपिंग इजी रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसका पूरा सिस्टम ही अलग है और लोगों को वो टाइपराइटर इतना पसंद आ गया कि कंप्यूटर, मोबाइल, जितना भी सब कुछ उसके बाद बना, सभी में वो क्वालिटी पैड दिया गया है। तो यही है दोस्तों कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, परिस्थिति कैसे बदलेगी, वो आपकी मान्यता के हिसाब से नहीं चलता। वो जैसे चलने वाला है वैसे ही चलेगा। अगर ये नियम आपने जान लिया है तो जरा अपनी जिंदगी में थोड़ा झांक कर देखिए कि ऐसी कितनी सारी मान्यताएं हैं जिसके साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि एक बिजनेसमैन ये सोचता है, उसने मान्यता बना ली है कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना ही हो सकता है। या फिर जो इंसान अगर जॉब करता है, उसने ये मान्यता बना ली है कि मैं अपनी नौकरी से इतना ही पैसा कमा सकता हूं या अपने जॉब में मैं इतना ही आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माइंड मास्टरी जब आप समझते हैं तो ये आपको मालूम पड़ता है कि ये सारी मान्यताएं गलत है। यानी कि जो भी मान्यताएं जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकती, वो सारी मान्यताएं गलत है। और जितना जल्दी आप इन्हें दूर कर देंगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और एक बात दोस्तों, माइंड मास्टरी ये कहता है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी शक्तियां की जरूरत है, वो सभी शक्तियां उसके अंदर मौजूद है। वो हो सकता है कॉन्फिडेंस, पावर, एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पेशेंस, केयर। ये जितनी भी क्वालिटीज है जो इंसान को चाहिए वो सभी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सही वक्त पर उसे किस तरह से बाहर लाना वो उसे मालूम नहीं है। लेकिन जब आप माइंड मास्टरी को समझ लेते हैं, जब आप NLP को समझ लेते हैं, तो जिस घड़ी पर आपको जिस क्वालिटी को बाहर लाने की जरूरत है उस क्वालिटी को आप ला सकते हैं और उस परिस्थिति में आप बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। दैट इज नथिंग बट माइंड मास्टरी। उसके बाद if you do what you have always done, you will get what you have always got. Yesterday was Friday. Day after tomorrow will be Monday. ठीक है? फ्राइडे तक जो काम आप जिस तरह से करते थे वही काम मंडे जाके वैसे ही करेंगे तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो फ्राइडे तक मिलता आया था। यार तो अपनी बात करने के तरीके को बदलता क्यों नहीं है? बोले काम चल जाता है। क्यों? बोले 3-4 लोगों को मैं ये समझाता हूं ना यही तरीके से, एक आध तो ले लेता है। अरे वो एक आध इसलिए नहीं लेता, तेरी बात समझा इसलिए, वो इसलिए लेता है क्योंकि उसको लेना था। समझ में आ रहा है? वी फील वी आर गेटिंग सक्सेस, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल रेजिस्ट चेंज। लोगों को चेंज पसंद नहीं है। Let's understand the third one. There is no failure, only feedback. No mistakes, only results. No errors, only learning. Very important principle in your life. You know, it's only feedback. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसान उसे फीडबैक की तरह नहीं लेते, इंसान उसे फेलियर की तरह लेते हैं। और इसीलिए जब इंसान फेलियर की तरह उसे ले लेता है फिर वो अटेम्प्ट करना बंद कर देता है। और अटेम्प्ट करना बंद कर देता है तो इनपुट ही बंद हो गया, आउटपुट कहां से मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइफ का मैं प्रिंसिपल आपको देना चाहता हूं कि whenever you face any failure, you should not get upset, depressed, angry, irritated, agitated, but you should be happy. You should celebrate failures, right? Okay, जब भी आपसे कोई काम ना हो ना, you should be like, नहीं माना राजेश मुझसे, नहीं माना यार। I am getting the feedback. I should be happy. I have seen so many parents, बच्चे को खेलने भेजते हैं ना, क्या कहते हैं, बेटा ध्यान से खेलना, कहीं गिर ना जाओ, कहीं लग ना जाए। मुझे बताओ, गिरे बिना लगे बिना खेला जा सकता है? फिर भी कहते हैं, जैसे बेचारा घर में आता है ना और देखता है मम्मी देखो लग गया, माँ क्या कहती है, बोला था ना ध्यान से खेल, खून निकलना।
आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रिवेंटिंग हिम टू टेक मोर रिस्क। आप उसे अभी भी रोक रहे हैं कि ये ऐसे सारे अटेम्प्ट मत कर, यू विल फेल। अरे आपके कहने से वो नहीं सीखेगा, गिरेगा, आपने कहा उससे 10 गुना ज्यादा सीख लेगा, राइट? कस्टमर को मिलने गया, कस्टमर ने ना बोल दिया, बोलते मेरे को ना बोला, आज तक मेरे डैडी ने ना नहीं बोला। तेरा डैडी है ये कस्टमर, इन्होंने मुझे डांटा क्यों? मेरे डैडी ने आज तक मेरे को नहीं डांटा। ये तेरा डैडी नहीं है, ये बॉस है। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है ना, वी हैव हैड ए प्रोटेक्टिव बाउंड्री विथ आवर चिल्ड्रन, और उन्हें इतना प्रोटेक्ट किया, जब जिंदगी में 2 झटके फटके लगते हैं, फिर बोलते मेरा बेटा बेचारा, उसका मोटिवेशन डाउन हो गया। होगा ही ना, तू ही जिम्मेदार। यस, नोबडी इज रिस्पांसिबल। इफ इन केस ही फेल्स ना, यू शुड टेल हिम दैट्स ओके बेटा, सीखने मिला ना। अगर आप गिरे तो यू लर्न ना हाउ टू प्ले बेटर नेक्स्ट टाइम, दैट यू शुड नॉट फॉल। मेरा सबसे फेवरेट प्रिंसिपल, द इंडिविजुअल विद द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर कैन कंट्रोल द आउटकम ऑफ एनी इंटरेक्शन। जिस मनुष्य के पास, जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एडेप्टेबल टू चेंज, व्हाट एल्स, लचीलापन, राइट? जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट अपने फेवर में ला सकता है। लेकिन क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चा जब पैदा होता है तो 1 दिन का बच्चा, उसके मुंह में दांत होते नहीं है, जबान होती है। इंसान जब मरता है, आई मीन 60, 70, 80 इयर्स के बाद, तो उसके मुंह में क्या होता है? दांत या जबान? ओरिजिनल तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों कि दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, जबान पहले दिन से आखिरी दिन तक साथ रहती है? Why? आपने देखा होगा जब बड़ा सा तूफान आता है, बड़ा सा तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से, लेकिन एक छोटा सा तिनका, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तूफान आता है ना, तिनका फ्लेक्सिबल है, बैठ जाता है, तूफान खत्म, सीधा हो जाता है। तो सोचने वाली बात है, यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल। ये दांत और जबान की जो बात चल रही थी, उसमें एक बार क्या हुआ, दांत और जबान का झगड़ा हो गया। यू नो, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। कोई भी छोटा इश्यू था तो दोनों झगड़ने लगे। तो दांत कहते हैं मुझसे ज्यादा झगड़ा मत कर, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे चबा कर तेरा खून निकाल दूंगा। कई बार आप देखते हैं ना, यू नो, चबाते चबाते वो टंग में से खून निकल जाता है। जबान तो एज यूजुअल बहुत फ्लेक्सिबल, रिक्वेस्ट टोन में सॉफ्टली कहती है, भाई दांत अपनी कठोरता, अपनी मजबूती, अपनी ताकत पर इतना अभिमान मत कर। अगर मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर दिया ना, तो तुम एक भी नहीं बचोगे। वो पावर जबान के पास है, बिकॉज इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। और इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि फ्लेक्सिबल वो है जिसमें जान होती है, फ्लेक्सिबल वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। सो 2 दिन में मैं भी आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दूंगा। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू दैट मेक्स द डिफरेंस, इट्स व्हाट यू डू विद व्हाट हैपेंस टू यू। यानी कि लाइफ में आपके साथ जो जो सिचुएशंस आपके सामने होती है, राइट, उससे लाइफ नहीं बनती, लेकिन उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा था वो आपको आगे ले जाता है। समझ में आया? सिचुएशन सेम है, आपका रिएक्शन कैसा है वो ही सिचुएशन को बदल देता है। सिचुएशन वैसी ही रहती है, आपका रिएक्शन रिजल्ट बदल देता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मेरा बिजनेस कुछ सेट नहीं हो रहा है, यार मैं जॉब में प्रमोशन नहीं ले सकता हूँ, या मैं इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में ज्यादा परसेंटेज नहीं ले सकता हूँ। लेकिन
वो बिजनेस पसंद किसने किया? आपने। वो जॉब कौन कर रहा है? आप। उसको निभा कौन रहा है? आप है ना। इट्स योर रिएक्शन। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग इट? इन द मॉर्निंग आप अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हैं ऑफिस जाने के लिए, तैयार होने के लिए, और आपकी 7-8 इयर्स यंग डॉटर बाजू में है, वो स्कूल जाने के लिए ब्रेकफास्ट कर रही है, आप तैयार होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और आपकी वो डॉटर खेल रही थी तो गलती से हाथ लग गया और दूध का ग्लास था वो गिर गया, दूध सीधा आपके शर्ट के ऊपर है, शर्ट गॉट मेस्ड अप। क्या करते हैं? ऐसा सुबह में होता है, हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग तो एकदम हाई वोल्टेज होते हैं, वो सीधा होता है कि नहीं? आपने हाथ उठा दिया या चिल्लाने लगे, गुस्से में खड़े हो गए, अपने रूम में शर्ट चेंज करने के लिए गए, शर्ट चेंज करके आते हैं ना ऑफिस जाने के लिए, वैसे ही ऑन टाइम आप तैयार थे, अब ये एक्स्ट्रा काम करने का हुआ तो यू आर लेट नाउ। आप जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं ना, आपकी वाइफ रोकती है, रुको। आप बोलते क्या हुआ? बोले आपने डॉटर को क्यों डांटा? बोले उसने दूध का ग्लास गिरा है, शर्ट खराब कर दिया। तो बोले अब आपने उसे डांटा, वो रोने लगी थी, स्कूल बस आई, चली गई, तो मैं क्या करूं? छोड़ के जाओ। एक तो वैसे ही दे दो बेबी, नाउ यू हैव टू गो टू स्कूल। स्कूल तक आप अपने डॉटर को लेकर जाते हैं, किसी भी छोटे बच्चे को स्कूल के बिल्डिंग के बाहर छोड़ते हैं ना, वो बिल्डिंग की ओर जाता है, पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को क्या करता है? बाय करता है, स्माइल देता है कि नहीं? आपकी डॉटर पीछे मुड़कर देखती नहीं है, बोले उस विलन को देखना ही नहीं। जब डॉटर को छोड़ देते तब घड़ी देखते, ओह माय गॉड इट्स ऑलरेडी 9:30, फुल स्पीड में आप ऑफिस की ओर जाते हैं, 1-2 ट्रैफिक सिग्नल तो आप ऐसे ही जंप कर देते हैं, तीसरे पर ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ लेता है, वो भी सुबह सुबह में चालान बना देता है, उसको भी बोल ले 200 तू भी पकड़। जैसे ही ऑफिस में आप एंट्री लेते हैं, ऑलरेडी थोड़े लेट है, सारे आपके कलीग्स आपको देखते हैं, आप बोल रहे क्या हुआ? अरे जल्दी अंदर कैबिन में वो हिटलर राह देख रहा है बॉस। जैसे ही कैबिन में एंटर होते आपका बॉस कराए, संदीप इज दिस द टाइम टू कम टू ऑफिस? बहुत इनडिसिप्लिन हो आप, टाइम पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बहुत देख रहा हूं आजकल आप में इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल सी टू इट दैट आप ऐसा ना करें, अदरवाइज आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन यू। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फाइल लाओ, तब याद आता है फाइल तो घर पे बॉस आपकी बैंड बजाता है, पूरा दिन इतना बेकार जाता है, शाम को थके हारे आप घर में एंट्री लेते हैं तो ड्राइंग रूम में सोफे पर आपकी वाइफ और आपकी डॉटर बैठे हैं, बोले आ गया वो विलन, सुबह सुबह में मूड खराब करके गया। आप फ्रेश होते हैं, डिनर टेबल पर बैठते हैं, कोई ठीक से आपसे बात भी नहीं करता, एंड व्हेन यू लाई डाउन ऑन द बेड टू स्लीप, आपको लगता है ये मेरा घर है कि नर्क है। लेकिन लेट्स सी द सिचुएशन इन अ डिफरेंट मैनर, लेट्स चेंज द रिस्पॉन्स। सुबह का वही सिचुएशन है, आप ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे, आपकी डॉटर का हाथ लग गया, वो दूध का ग्लास आपके ऊपर गिर गया, अब आपका रिएक्शन चेंज हो गया, अब आप क्या करते हैं? तो आपके घर में नरक है या आपके घर में स्वर्ग है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूध? दूध? बॉस? डॉटर? पुलिस? ourselves? reactions, response to the situation. लाइफ को नर्क बनाया है, आपके रिस्पॉन्स ने बनाया है, लाइफ को स्वर्ग बनाया है, आपके रिस्पॉन्स ने। What is the meaning of effective communication? यानी कि अच्छी बातचीत किसे कहा जाता है?
अब नॉर्मली जब ये सवाल मैं लोगों से पूछता हूं तो जवाब ये आता है कि अच्छी बातचीत का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ ले, वो होती है अच्छी बातचीत या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माइंड मास्टरी आपको कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि सामने वाला आपकी बात समझे या शायद पूरी ना भी समझे, लेकिन वो जरूर करना चाहिए जो आप चाहते हैं। और शायद हम सभी लोग जिंदगी में ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं कि हम अगर कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को कहें तो वो जरूर हमारी बात सुनना चाहिए और हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद सेल्स प्रोफेशन से जुड़े हैं, या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से है, या कोई बिजनेस करते हैं, या परिवार का कोई मेंबर है जो हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात समझे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए एक इंश्योरेंस एजेंट का देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक इंश्योरेंस एजेंट अपने क्लाइंट के सामने बैठ के उसे एक पूरा पॉलिसी समझाता है। मान लीजिए वो 1 घंटे तक उसे पूरा पॉलिसी समझा देता है, और पूरा समझने के बाद जब फाइनली वो एक सवाल पूछता है कि सर क्या हम फाइनल वो ऑर्डर फाइनल कर दें, यानी कि आप प्रपोजल पे साइन करते हैं, तो नॉर्मली जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है, यार तुम्हारा प्रपोजल तो बढ़िया है, लेकिन फिलहाल मेरा वो बजट नहीं है कि मैं अभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं। या फिर उन्हें यह जवाब मिलता है कि एक काम करो, जरा 1-2 महीने बाद आना, मैं थोड़ा सोच लेता हूं, बाद में डिसीजन लूंगा। अब आप ही मुझे बताइए कि उस कम्युनिकेशन का क्या कोई मतलब है जहां पे आपको रिजल्ट ही नहीं मिला? यही हमें जानना है दोस्तों, कि हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि जो बात हम करेंगे उससे हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शायद ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बात तो कर लेते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें वो रिस्पॉन्स नहीं देता जो हम चाहते हैं। और यही हमें जानना है माइंड मास्टरी में, कि हमें बात ही कुछ इस तरह से करनी है कि सामने वाला हमें वो रिस्पॉन्स दे जो हम चाहते हैं। वो ही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड्स। इट इज द रिजल्ट विच यू गेट, एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट ही है जो आज के जमाने में हर व्यक्ति चाहता है। आज कोई आपको यह नहीं पूछता कि आपके पास कितनी डिग्री है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी के पास आउट है। आज लोग ये जरूर देखते हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। यानी कि आप क्या पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई से आपने आज क्या रिजल्ट पाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने प्रोग्राम्स में दोस्तों हमेशा लोगों से कहता हूं कि मैंने 2 टाइप के डॉक्टर्स देखे हैं। एक डॉक्टर वो है जिसे पढ़ाई में 90% आता है, और दूसरा डॉक्टर वो है जिसका क्लिनिक चलता है। आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस, मैं जानता हूं कि वो दूसरे टाइप के डॉक्टर आप बनना चाहेंगे जिसके पास रिजल्ट है, जिसके पास सक्सेस है। और वो ही रिजल्ट और वो ही कम्युनिकेशन का पावर आपको माइंड मास्टरी देता है कि जो भी काम में आप हैं, जो भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, वहां कुछ इस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आप पा सकते हैं, एंड दैट इज माइंड मास्टरीज। दोस्तों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कम्युनिकेशन के बारे में, माइंड मास्टरी के बारे में, और वो बात यह है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट का मतलब होता है यू ऑलवेज कम्युनिकेट। आपको क्या लगता है इस हॉल में इतने लोग बैठे हुए सिर्फ मैं ही कम्युनिकेशन कर रहा हूं? आप सभी लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे देखो अभी इन्होंने कम्युनिकेट किया, हाँ वो बोले बात तो सही है, वो बोलते हैं यार, गुड पॉइंट। वो कम्युनिकेशन आ रहा। एक पेरेंट्स के फीलिंग अपने बच्चे के लिए होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, बच्चे की भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सही में जो मैसेज वो बच्चे को देना चाहते हैं वो मैसेज वैसे नहीं जाता। सेम थिंग हैपेंस विद अ कस्टमर एंड अ सेल्स पर्सन। आप उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, आपको लगता है आपने बिल्कुल सही समझाया, वो समझता ही नहीं है जो आप समझाना चाहते हैं। लड़की क्या देख रही है, आहा कितना प्यार आ रहा है, शब्द क्या है, छोड़ प्यार। अगर मैं यहाँ पर जैसे आज सुबह में 8 बजे में स्टेज पर आया और मैं वर्कशॉप को इस तरह से शुरू करता,
वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑफ माइंड मास्टरी। माइंड मास्टरी ब्रेन का एक लेटेस्ट साइंस है जिसकी 1970 में रिचर्ड बैंडन और जॉन गिडनर ने शुरुआत की थी। उन्होंने अपने शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट को स्टडी किया और हज़ारों केसेस को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसे लोगों को सिखाना चाहिए। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहिए, उसको फंक्शनल एस्पेक्ट में सिखाना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी। इसका पहला प्रिंसिपल है मैप इज नॉट द टेरिटरी। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी मान्यताएं हैं, ऐसा मैं बोलता तो क्या होता है, अभी अभी ताजा प्राप्त जानकारी के मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज, नीचे तो हाईलाइट होता है, एक गली में एक ही कुत्ते ने अलग अलग 10 लोगों को काटा। और आप देखते हैं, क्योंकि कभी कभी है ना, वो इंसान का चेहरा, कुत्ते का चेहरा, इंसान का चेहरा, न्यूज रिपोर्टर वो जिसको काटा उसका इंटरव्यू ले रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है? ठीक है, कुत्ते का क्लिपिंग थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे, फिर कुत्ते की कितनी जातियां आती है, ठीक है, कौन सा कुत्ता कितना भयानक होता है, इंजेक्शन की कीमत क्या होती है, कितने लेने पड़ते हैं, कहां लेने पड़ते हैं, सब कुछ डिटेल में दिखा देता है। आप देखते ही रहते हैं, बोले क्या रे कुछ नहीं आता, वो उसका कहने का तरीका ऐसा है कि आप बस उसे देखते ही रहते हैं। हम कम्युनिकेशन में ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन को सही तरह से समझा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेशन में शब्दों का इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% यानी कि 7% ही है, लेकिन बाकी का 93% क्या है, आइए वो समझते हैं। बाकी का जो 93% है दोस्तों, उसमें से 38% टोनैलिटी है और बाकी का 55% जो है वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे मैं कहता हूं कि बिना बोले आप जो भी मैसेजेस देते हैं वो है 55%। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये शायद आपको चौंका देने वाला होगा, लेकिन यही हकीकत है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो शब्द बोलते हैं उसमें ज्यादा पावर है, लेकिन पावर उसमें नहीं है, पावर उस शब्दों को किस तरह से बोला गया है उसी में है। हम जब भी काम करने के लिए जाते हैं तो हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकलता, यानी कि अगर पूरा महीना हम काम करते हैं तो उसमें से 4 या 5 दिन ही ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और बाकी सारे दिन कुछ एवरेज होते हैं। लेकिन जब आप माइंड मास्टरी को समझ लेते हैं तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने पास होता है, तो आप हर दिन हर परिस्थिति में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर ला सकते हैं और उस परफॉर्मेंस से आप अपनी जिंदगी में जो सक्सेस पाना चाहते हैं उसे ला सकते हैं। तो यही है दोस्तों माइंड मास्टरी, कि जिंदगी में बचपन से लेके अब तक जो भी आपकी उम्र है, तब तक अगर आपने कभी ना कभी किसी भी काम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो उस परफॉर्मेंस को आप आज यानी जिस घड़ी पर आपको उसकी जरूरत है तब आप वापस रिकॉल कर सकते हैं और वो ही बेस्ट परफॉर्मेंस आप उस घड़ी पर भी दे सकते हैं। दैट इज नथिंग बट माइंड मास्टरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि इसी से जिंदगी में सक्सेस मिलता है, इसी से हम अपने लेवल से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आप जब चाहे तब जो चाहे वो उससे रिस्पॉन्स निकलवा सकते हैं। अगर सीधी लैंग्वेज में कहूं दोस्तों, तो सामने वाले के दिमाग का रिमोट आप अपने हाथों में ले सकते हैं और सोचिए अगर ये कमाल आपके पास आ जाए तो आप क्या कुछ कमाल नहीं दिखा सकते दोस्तों दुनिया में। तो यही है दोस्तों NLP। तो दोस्तों इतना सब कुछ जब मैं आपको माइंड के बारे में बता रहा हूं, माइंड मास्टरी के बारे में बता रहा हूं, NLP के बारे में बता रहा हूं, तो इतना जरूर समझ लो कि अगर माइंड मास्टरी आपके पास आ गया तो समझ लीजिए कि आपके पास पूरा एक सक्सेस का रेसिपी आ गया, यानी कि आप किसी भी फील्ड में है उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर इंसान सफल क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि जब वो कोई भी किताब पढ़ता है, जब वो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है, तो उसे लगता है अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद या फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब वो दूसरे दिन अपनी जिंदगी में जाता है तो उसे वही काम करना पड़ता है जो वो इतने सालों से करता आया है। यानी कि वो वही नौकरी में जाता है या वही धंधे में जाता है या फिर वो उसी प्रोफेशन से जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो उसे वही करना है जो वो सालों से करता आया है। लेकिन एक बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, हर बिजनेस में
करोड़पति होते हैं और हर बिजनेस में फेलियर्स होते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को आप देख लो, वो हो सकता है स्क्रैप का बिजनेस, वैसे बिजनेस में भी आपने करोड़पति देखे होंगे। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है, कोई खेल बुरा नहीं होता, सिर्फ खिलाड़ी बुरा होता है। यानी कि हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनना है अपने खेल का, यानी कि हम जो काम करते हैं उसमें हमें बेस्ट बनना है, उसमें हमें इतना एक्सपर्ट बनना है कि उसी से हम जो सक्सेस पाना चाहते हैं उसे पा सकेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट माइंड मास्टरी। हर हफ्ते ये वर्कशॉप कोई ना कोई शहर में होता है। लास्ट वीक आई वाज इन पुणे, this week I am here in Kolkata, next week I will be in Mumbai, right? So every weekends में ये वर्कशॉप कोई ना कोई शहर में होता है। इसे हम इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, कोई इसका सेमिनार नहीं होता। ये वर्कशॉप वो ही अटेंड करने आते हैं जिनके पास माइंड है। इसके वर्कशॉप्स, इसके क्या चार्जेस होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके चार्जेस बहुत हाई रहते हैं। If you go to attend a basic level of NLP, you are paying anywhere between 25 to 40,000 rupees, right? लेकिन ये वर्कशॉप के लिए आपने कितना पे किया है, that you know very well, right? एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास है ये 2 दिन। अगर थोड़ा आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया, your life is going to be totally different। आपके रिजल्ट्स, आपके परफॉर्मेंसेस, आपका स्किल लेवल एक अलग हाइट पर आ सकता है, राइट? सो बी सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। आपको बोलना आता है, खड़े रहना आता है, बातचीत करना आता है, सब कुछ आता है, फिर भी मास्टरी नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड व्हाट इज मास्टरी। शॉट तो काफी प्लेयर्स लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री पर वो फील्डर के हाथ में जाता है। वो शॉट, वो मेहनत का रिजल्ट मिला मिलता है 1 रन। कितना मिलता है? 1 रन। और मास्टर होता है ना, उतनी मेहनत नहीं करता, शॉट लगाता है, गैप निकलता है 4 रन्स। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मास्टर एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, माइंड मास्टरी के बारे में सीखिए, समझिए, हो सकता है उसका प्रोग्राम अटेंड कीजिए और आप देखेंगे कि इमीडिएटली दूसरे दिन से आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट।